हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इशिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कॉलर। सो आज मैं आपको इस वीडियो में इन्वामेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस की वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी। इस वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर क्लियर करवाया है और हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम फटाफट बुक के एक बार इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं। लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इन्वामेंटल स्टडीज़। लेसन नंबर 2, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड्स एंड सक्सेशन। लेसन नंबर 3, इकोसिस्टम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फंक्शन, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। लेसन नंबर 4, इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। लेसन नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। Lesson number 6, natural resources, water resources. Lesson number 7, natural resources, energy resources. Lesson number 8, pollution, air, noise and nuclear pollution. Lesson number 9, pollution, water, thermal and soil pollution. Lesson number 10, soil waste management and case studies. अब हमने कंटेंट तो देख लिया। आज हम लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इन्वामेंटल स्टडीज़। Environmental studies is an interdisciplinary academic field that examines human interaction with the environment, combining physical, biological, and information science with social science to understand and address environmental issues. बेसिकली इन्वामेंटल स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि हम जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को साथ लेके कंबाइन लेके उस चीज़ को समझते हैं। तो इन्वामेंटल स्टडीज़ ने किस किस चीज़ों को साथ में लेके समझे, जैसे फिजिकल, बायोलॉजिकल, इंफॉर्मेशन साइंस विद सोशल साइंस। मतलब इन्वामेंटल स्टडीज़ ना कि सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी करता है बल्कि इन सब चीज़ों की भी वह स्टडी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। स्कोप, द स्टडी encompasses various areas like natural resources, ecosystem, biodiversity, pollution control, environmental ethics and sustainable development। तो इन्वामेंटल स्टडीज़ किस किस के बारे में बात करता है? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में, इन्वामेंटल एथिक्स के बारे में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। हम इसके बारे में आगे रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। It enables us to tackle challenges such as climate change, deforestation, pollution and the depletion of natural resources। मतलब अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसको इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, डिप्लीशन हो गया नेचुरल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। Environmental degradation, rapid industrialization and urbanization have led to environmental degradation. Public awareness is essential to foster a collective responsibility toward environmental protection। मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। जैसे कि अब इंडस्ट्रियलाइज क्या होता है? खाली जगह पे हो गया। अब जहाँ पेड़ है, लोग पेड़ को काट काट के इंडस्ट्रीज़ का ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बेकार चीज़ है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब बाहर के लोग अर्बन एरियाज़ में आके रह रहे हैं। अब रह रहे हैं तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो वो घर बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो लोगों को इसमें अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Role of education. Education in environmental studies can help instill values, attitude and skills necessary to promote sustainable development and conserve the environment। मतलब एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा लोग इन्वायरमेंट को लेकर जागरूक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंटीग्रेट वेरियस डिसिप्लिन्स। First, physical science, chemistry, physics, geology, etc. to understand the physical aspects of the environment. Biological science, botany, zoology, microbiology, etc. to study living organism and their interactions। मतलब इसमें वो बात की गई है, जैसे बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? किस चीज़ की बात की जाती है? किस चीज़ की स्टडी करवाई जाती है? जहाँ पे प्लांट्स की, ठीक है, जो प्लांट्स की, ट्रीज़ की, इन सब की स्टडीज़ करवाई जाती है। नेक्स्ट है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा टू एक्सप्लोर द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। ह्यूमैनिटीज़, फिलोसफी, एथिक्स एंड लॉ टू एनालाइज इन्वायरमेंटल वैल्यूज एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं,
बोला जाता है ना कि इन सब्जेक्ट में इनकी पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे भी फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी की, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की ऐसे स्टडी, तो यहाँ पे उनको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल एथिक्स डील विद द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट, इम्फेजिंग द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है कि लोगों के अंदर कितनी मोरल वैल्यूज़ है इन्वायरमेंट को लेके, क्या ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में उनकी क्या मोरल वैल्यूज़ है, जैसे फॉरेस्ट ट्रीज़ वगैरह नहीं कट करने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाने हैं, तो ये क्या होता है, ये सब एथिक्स होते हैं ह्यूमंस के। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, फोकसिंग ऑन लार्ज लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि लोग आज यूज़ तो कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, बट वो ये नहीं सोच रहे कि आगे इन फ्यूचर जनरेशन को इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, बस वो यूज़ करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ये होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरह यूज़ करना है जो आगे इन फ्यूचर आगे वाली जनरेशन है उन चीज़ को कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस पॉल्यूशन पॉज सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। सिंपल सी बात है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है और ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है, जब अगर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चिड़िया बिल्कुल हमारी धरती से लुप्त हो चुके, क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ वगैरह काट दिए, उनकी रहन सहन जगह हटा दी, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। Climate change, global warming and changing weather patterns are consequence of increased greenhouse gas emission. Resources depletion, overconsumption of natural resources such as fossil fuels, minerals and water leads to scarcity and environmental stress. हम सब ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, स्कैरसिटी कमी होती जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज involves the sustainable use and management of natural resources to prevent exploitation and degradation. क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए? लीगल फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन सच एज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आर क्रूशल फॉर इन्फोर्सिंग कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब क्या क्या गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क्स, क्या क्या एक्ट बनाए हैं, तो यहाँ पे उन सब की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन इन्वायरमेंटलिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क द बिगनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंजर्वेशन मूवमेंट एडवोकेटेड बाय फिगर्स लाइक जॉन म्यूर लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क। साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन बुक raised awareness of pesticide dangers, sparking the modern environmental movement. Earth Day, a global event that led to stronger environmental regulations. Stockholm Conference initiated global environmental governance, establishing UNEP. Brundtland Report introduced sustainable development as a global priority. Rio Earth Summit produced key international agreements like Agenda 21. Kyoto Protocol focused on reducing greenhouse gas emission. Paris Agreement aimed to limit global warming. रीइंफोर्सिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन। बेसिकली यहाँ पे ये इन सब की क्या बात की गई है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब क्या क्या इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या चीज़ों को स्टार्ट किया। जैसे बहुत लोगों ने मूवमेंट भी चलाई थी इसके ऊपर, ठीक है, अर्थ डे बनाते हैं, अर्थ डे पे लोग ज़्यादातर प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो यहाँ बेसिकली उन सब की बात की गई। इसको आप सेल्फ रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के और अच्छे से समझ के जाना। refers to the ability to maintain ecological balance by avoiding the depletion of natural resources.
It involves living within the means of earth ecosystem without compromising the need of future generation. बेसिकली यहाँ पे अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, यही बात की गई है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह यूज़ करना है ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय द ब्रूटलैंड कमीशन एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. इट इनकम्पासेस 3 pillars: इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी. यहाँ बेसिकली वही बात की गई है कि हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए उतने ही नीड्स को यूज़ करना है, उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपने नीड्स को पूरा कर सके. Key principle: intergenerational equity, ensuring that future generation inherit a healthy environment and adequate resources. Precautionary principle: taking preventive action in the face of uncertainty to avoid harm to the environment. Integration of environmental, economic and social goal, balancing the 3 pillars of sustainability in all development activities. मतलब इन जो 3 पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इनको एकदम बैलेंस लेके चलना है. नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस. ओवर कंजप्शन, मतलब लोग ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ये भी बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है. इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटीज इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू बेसिक नीड्स लाइक क्लीन वाटर एंड एयर. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट एसोसिएटेड इम्पैक्ट थ्रेटन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स. Summary: this lesson provided an overview of the foundational concepts in environmental studies, emphasizing the interdisciplinary nature of the field. It highlighted the importance of understanding environmental issues and need for public awareness to address them. Key historical landmarks in environmentalism were discussed, tracing the evolution of environmental awareness and action. The lesson also introduced the critical concept of sustainability and sustainable development, underscoring the need to balance economic growth, social equity, and environmental protection. By understanding these principles, we can work toward a more sustainable future that ensure the well-being of both current and future generation. Basically अभी हम जो पढ़ के आए उसका छोटा सा मैशअप करके दे दिया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बता दिया, समरी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता दिया. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 1. सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, पिरामिड्स एंड सक्सेशन. An ecosystem is a complex network of biotic and abiotic components that interact with each other in given area. बायोटिक क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है. एबायोटिक क्या होते हैं? सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स, ठीक है. तो ये क्या है? इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मतलब एक दोनों का कॉम्बिनेशन है, बायोटिक और एबायोटिक का. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम: 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक में क्या क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर. एबायोटिक: सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड क्लाइमेट दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब, सस्टेनिंग वेरियस लाइफ फॉर्म. Nutrient cycling: nutrients like carbon, nitrogen and phosphorus cycle through ecosystem, supporting life and maintaining ecological balance. एनर्जी कैसे फ्लो होती है? एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम. कहाँ पे? फूड चेन एंड फूड वेब पे. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम: इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है? प्रोड्यूसर्स, ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ, that is plants. They convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. ऑटोट्रॉफ्स में क्या आते हैं? प्लांट्स. ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस में? केमिकल एनर्जी के. किसके प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के. कंज्यूमर्स: हेट्रोट्रॉफ्स, दैट इज एनिमल्स. दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड अदर कंज्यूमर फॉर फूड. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रॉपर डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे और कुछ कंज्यूमर्स पे, ठीक है. नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स: ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक डाउन डेड मैटर, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम. जो मरे हुए डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको दोबारा रिसाइकल करके इकोसिस्टम में वापस लाना. फूड चेन एंड फूड वेब्स depict the flow of energy and the nutrient through different trophic levels in an ecosystem. ठीक है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग एनर्जी का फ्लो होता है. नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड.
पिरामिड ऑफ नंबर्स शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ नंबर क्या शो करता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। पिरामिड ऑफ बायोमास इलस्ट्रेट द टोटल बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। pyramid of energy represent the flow of energy through trophic level, always upright because energy decreases as it move up the level। मतलब जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी डिक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम फंक्शन एंड प्रोसेस। प्राइमरी प्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। सेकेंडरी प्रोडक्शन द जनरेशन ऑफ बायोमास कंज्यूमर्स। decomposition the breakdown of organic matter by decomposition with recycled nutrients। तो यहाँ प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या होता है, किसकी प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस की। सेकेंडरी किसकी होता है, बायोमास बाय कंज्यूमर। थर्ड होता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो मरे हुए प्लांट डेड प्लांट्स होते हैं उनको दोबारा रिसाइकल करके एज ए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लाना। एनर्जी ट्रांसफर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर विद एनर्जी लॉस एट ईच लेवल टिपिकली एज हीट। मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी लॉस होती है, तो किसके कारण होती है, हीट के कारण। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन लाइफलेस एरियाज वेयर नो सॉइल एग्जिस्ट इनिशियली। ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि वॉल्केनिक लावा, ग्लेशियल रिट्रीट्स। सेकेंडरी सक्सेशन फॉलो अ डिस्टर्बेंस इन एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम वेयर सॉइल रिमेन्स, जैसे कि फॉरेस्ट फायर के बाद, आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर। क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन ecological succession that remains in equilibrium until a disturbance occur। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, क्या क्या ह्यूमन का इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे, क्या क्या लोग इकोसिस्टम क्या क्या उनको बैड इम्पैक्ट कर रहे हैं जिसका हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट डिस्टर्ब इकोसिस्टम। लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, किसके कारण, एग्रीकल्चर के कारण, अर्बन डेवलपमेंट के कारण, तो ये भी इकोसिस्टम इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पॉल्यूशन कंटेमिनेशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर इनहेबिटेंट। जब एयर वाटर और सॉइल के अंदर कंटेमिनेशन होता है, ठीक है, तो वो किसको अफेक्ट करता है, इकोसिस्टम की हेल्थ पे और इनहेबिटेंट्स की। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लेड टू इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज का अनसस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वे में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एफर्ट्स। इम्प्लीमेंटिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज सच एज प्रोटेक्टेड एरिया रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इज विशियल टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। हमने क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए क्या क्या हमने स्ट्रेटेजीज बनाई, तो यहाँ पे उन सब की बात होती है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। Learning objectives understanding biogeochemical cycles comprehend how nutrient cycle through ecosystem differentiating between atmospheric and edaphic nutrient cycle exploring ecosystem functions gain insight into food chain food webs and how energy flow within an ecosystem grasping productivity concepts learn about primary productivity factors affecting it and its significance in ecosystem homeostasis in ecosystem understand how ecosystem maintains stability and balance despite external changes। बेसिकली यहाँ पे बात की गई है इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम ओवरव्यू। An ecosystem comprises living organisms and their physical environment functioning as unit. The interaction of biotic and abiotic component ensure the flow of energy and the cycling of nutrients which are vital for sustaining life. Ecosystem can vary in size and complexity from small pond to vast forest. इकोसिस्टम में आपको पता है दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसमें इंश्योर किया जाता है कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ साइक्लिंग, ठीक है। और इकोसिस्टम किस पे वेरी करता है, साइज पे और कॉम्प्लेक्सिटी। फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड्स मतलब छोटे पॉन्ड से लेके एकदम बड़े फॉरेस्ट में हर जगह इकोसिस्टम वेरी करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल्स. द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. किस किस के बीच में? एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में. कार्बन साइकिल इन्वॉल्व प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. द कार्बन साइकिल इज क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट. क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन साइकिल का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, assimilation by plant and denitrification. Nitrogen is essential for building proteins and nucleic acid. नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए एंड न्यूक्लिक एसिड्स के लिए. इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल. द इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सॉइल. इसका मतलब क्या होता है कि सॉइल में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाई जाती है, कितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो ये इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल पे रेफर करती है. दिस साइकिल इज़ क्रूशियल फॉर सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ. मतलब ये साइकिल किस क्यों ज़रूरी है? सॉइल फर्टिलिटी के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए. जितनी ज़्यादा सॉइल अच्छी होगी उतनी ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी. Phosphorus is released from rocks through weathering and is absorbed by plants. It is essential for energy transfer in cells and the formation of DNA and RNA. Sulfur cycle. Sulfur is released into the soil through the decomposition of organic matter. It is essential for synthesizing certain amino acid and vitamins. Sulfur कहाँ पे रिलीज होती है? सॉइल के अंदर. किसके प्रोसेस से? थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट है फंक्शन. अ फूड चेन इज अ लाइनर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच इज ईटन बाय द नेक्स्ट वन इन द चेन. मतलब हर कोई स्टेप बाय स्टेप ईट करता है. किससे स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर्स पे. एंड कहाँ पे होता है? टर्शरी कंज्यूमर्स. इट स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स एंड मूव्स अप टू प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस एंड टर्शरी कंज्यूमर्स टॉप प्रीडेटर्स. एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन विद अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी अबाउट 90% एट ईच ट्रॉफिक लेवल प्राइमरीली एज हीट. जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो होगा फूड चेन में वैसे वैसे लॉस होती जाएंगी एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे. किसके कारण? हीट के कारण. नेक्स्ट है फूड वेब. अ फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन विद एन इकोसिस्टम. It provides a more realistic representation of energy flow, showing the multiple feeding relationship between organisms. Food web illustrate the diversity and complexity of इकोसिस्टम एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पेशीज फॉर सर्वाइवल. फूड वेब क्या होता है? एक नेटवर्क होता है किसके? इंटरकनेक्ट होता है फूड चेन में इकोसिस्टम के अंदर. ये फ्लो करता है एनर्जी को हर एक ट्रॉफिक लेवल पे. और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है? ये इंटरडिपेंडेंस होता है. जो स्पीशीज़ वगैरह होते हैं ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं अपनी सर्वाइव करने के लिए. तो किस पे डिपेंड होते हैं? फूड वेब्स पे. नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम इज द सन. मतलब जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है, जहाँ से हम एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? सन. इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कैप्चर सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं. ठीक है. किसके कारण? फोटोसिंथेसिस के कारण. और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी. एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड देन टू डीकम्पोजर्स. एनर्जी कैसे फ्लो होती है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स. ये एक स्टेप है और इसी स्टेप से ही एनर्जी ट्रांसफर होती है. ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता जैसे डीकम्पोजर से कंज्यूमर. नहीं, ये स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर्स पे और एंड होगी डीकम्पोजर से. At each step, a portion of energy is lost as heat due to metabolic process. हर एक स्टेप पे एनर्जी लॉस्ट होती है क्योंकि हीट के कारण. Ecological pyramids illustrate the amount of energy at each trophic level, always showing a decrease in energy as it move up the trophic levels. Pyramid of biomass represent the total mass of living organism at each trophic level. Pyramid of numbers show the number of individual organism at each trophic level. नेक्स्ट है टॉपिक प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट
थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब कितनी अमाउंट कैप्चर करे प्लांट, कितनी एनर्जी अमाउंट कैप्चर करे एनर्जी किसके, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द एनर्जी दैट रिमेन्स आफ्टर प्लांट रेस्पिरेशन एंड अवेलेबल टू हार्बिवोरस एंड अदर कंज्यूमर. कितनी ज़्यादा एनर्जी रिमेन हो गई, कितनी ज़्यादा एनर्जी बच गई प्लांट की रेस्पिरेशन के बाद, किस किस को अवेलेबल होंगी, हर्बीवोरस को, अदर कंज्यूमर्स को. क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन. क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्टिविटी डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन साइज एंड बायोडाइवर्सिटी. Homeostasis. Homeostasis in an ecosystem refers to its ability to maintain stability and balance despite external changes. This involves regulating population size, nutrient cycle and energy flow. ठीक है. Ecosystem achieve homeostasis through feedback mechanisms such as predator-prey relationship, nutrient cycle by decomposers and plant growth in response to nutrient availability. Maintaining homeostasis is crucial for the sustainability of ecosystem. Disruption such as pollution or habit destruction can lead to ecological imbalances. ये मेंटेन करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम में. समरी. लेसन 3 covers the essential function and process within ecosystem. Focus on the biogeochemical cycle, energy flow and productivity. Understanding these processes is crucial for appreciating the integrate balance that sustain life of earth. बेसिकली इस चैप्टर में इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस बताई गई है, कैसे एनर्जी फ्लो होती है, कैसे प्रोडक्ट. इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज के बारे में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम टाइप्स. दिस लेसन एम्स टू deepen your understanding of the various types of ecosystem. Particular focus on terrestrial यानी land based and aquatic water based ecosystem. You will learn about their unique characteristic, their life forms they support and their ecological significance. यहाँ पे यानी इन्होंने 2 टाइप्स के इकोसिस्टम्स के बारे में बताया है. मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स के इकोसिस्टम पे फोकस करना है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे, जैसे हो गया ग्रास, फॉरेस्ट, ट्रीज़ वगैरह. एंड एक्वेटिक वाटर बेस्ड जो वाटर के अंदर इकोसिस्टम होता है, उसके बारे में बस इस चैप्टर में बात करनी है. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग इकोसिस्टम सर्विसेज. यू विल एक्सप्लोर द क्रिटिकल सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड कैटेगराइज्ड इनटू प्रोवाइजनिंग, रेगुलेटिंग, cultural and supporting services. These services are vital for sustaining human life and maintaining environmental balance. यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्रिटिकल सर्विस इकोसिस्टम को कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट प्रोवाइजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज. नेक्स्ट है कंजर्वेशन अवेयरनेस. द लेसन aims to raise awareness about the importance of ecosystem preservation and conservation, highlighting the need to protect these natural systems from threats like pollution, deforestation and climate change. यहाँ पे बेसिकली हमें अपने कंजर्वेशन को जागरूक यानी कि अवेयर करने की बात की गई है कि जो हमारे नेचुरल सिस्टम्स में जो ये बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, थ्रेट्स पड़ रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करने की बात की गई है. नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन. ओवरव्यू ऑफ इकोसिस्टम. Ecosystem are complex networks where living organisms interact with each other and with the physical environment. Based on their physical setting, ecosystems are broadly classified into terrestrial and aquatic types. Each type of ecosystem plays a crucial role in supporting biodiversity and providing essential services that humans and other life forms depend on. इकोसिस्टम बेसिकली एक नेटवर्क है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जो उनका अपना इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, वहाँ पे वो लोग अपनी नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें बेसिकली फिजिकल इकोसिस्टम को हमें 2 क्लासीफाई किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक टाइप्स. यानी टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे, एक्वेटिक यानी कि जो वाटर पे. ठीक है, हर इकोसिस्टम का अपना एक क्रूशियल रोल होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी हम ऊपर दो टाइप पढ़ के आए हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब हम टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर लैंड बेस्ड इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा। ईच ऑफ दीज इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक लैंड बेस्ड इकोसिस्टम बोला जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। इस हर किसी इकोसिस्टम की एक अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक है, जिसमें क्लाइमेट कंडीशन, हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ के बारे में हम करेक्टराइज करते हैं। फॉरेस्ट, दीज इकोसिस्टम आर डेंसली पॉपुलेटेड विथ ट्रीज and are known for their high levels of biodiversity. They act as a carbon sink, absorbing carbon dioxide from the atmosphere and are critical for maintaining the earth oxygen supply. Grassland, dominated by grasses rather than large trees, grasslands are home to a variety of herbivores and predators. They are important for agriculture and grazing. Deserts, deserts have sparse vegetation due to low water availability. The organisms that inhabit deserts are specially adapted to survive in extreme temperature and arid conditions. Tundra, found in polar region, tundra ecosystems have a short growing season and the vegetation is primarily composed of mosses, lichens and low growing shrubs. They are particularly sensitive to climate change. बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल सी हर किसी को डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इंक्लूड ऑल वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट एंड आर क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर एंड मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर क्या होते हैं, जैसे बेसिकली इसमें आ गया रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है। और मैरीन इकोसिस्टम जहाँ पे बड़े बड़े, जैसे कि ओशंस की बात की गई है, सीज की बात की गई है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, these includes rivers, lakes, ponds and streams. Freshwater ecosystem are crucial for supplying drinking water, supporting fisheries and providing habitat for a variety of species including amphibians, fish and insects. Marine ecosystems, marine ecosystem cover oceans, seas, coral reefs and estuaries. They are the most extensive ecosystem on earth and play a key role in regulating the global climate. Marine ecosystems support a vast array of species, from microscopic plankton to large mammals like whales, and are vital for global food security through fisheries. Basically यहाँ पे फ्रेश वाटर में जहाँ पे हमें एक नैरो टर्म की बात की गई, जैसे जिसमें आगे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, मतलब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे हम फिश को बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स को बोल सकते हैं। और मैरीन इकोसिस्टम मतलब बहुत बड़ा, जैसे कोई समुद्र वगैरह हो गए, ओशंस हो गए, सीज़ हो गए, तो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े स्पीशीज़ रहते हैं, मैमल्स लाइक वेल्स वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। These are the product obtained from ecosystem. Example include food. Ecosystem provides the plants, animals and fish that human consume. ठीक है। Water. Fresh water ecosystem are a source of drinking water. Raw material. Forests provide timber for construction and various plants offer fibers, resins and medical resources. यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसको, ह्यूमन को कंजप्शन के लिए, जैसे फूड हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, फिश। वाटर में ड्रिंकिंग वाटर हो गया। रॉ मटेरियल में जैसे हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, टिम्बर यानी कि एक लकड़ी होती है जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए एज अ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकल रिसोर्सेज वगैरह हो गए। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग सर्विस। दीज सर्विसेज हेल्प टू मेंटेन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड इंक्लूड क्लाइमेट रेगुलेशन. Forest and ocean play a critical role in absorbing carbon dioxide, thus helping to regulate the Earth's climate. Water purification. Wetlands and forests filter pollutant from water, ensuring the supply of clean water. Flood control. Mangroves and wetlands act as a natural barriers against floods by absorbing excess water. Pollination. Insects like bees and butterfly help pollinate crops, which is essential for food production. मतलब यहाँ पे बेसिकली इकोसिस्टम की जो सर्विसेज वगैरह जो रेगुलेट करते हैं, जैसे क्लाइमेट, वाटर, तो यहाँ पे उनकी बात की गई है सर्विसेज की। कल्चरल सर्विसेज.
Ecosystem provide non-material benefit that contribute to the cultural, spiritual and recreational well-being of people. Ecosystem हमें ना कि कोई रेगुलेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि हमें ये नॉन मटेरियल बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाती है. रिक्रिएशन एंड टूरिज्म. नेचुरल लैंडस्केप्स लाइक माउंटेन, बीचेस एंड फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड ऑफर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग एंड स्कूबा डाइविंग. सो हम बेसिकली देखते हैं कि लोग ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे जाता है टूरिज़्म के लिए, जहाँ पे वो बहुत बड़ी बड़ी स्कूबा डाइविंग करता है और बहुत भी एक्टिविटीज़ करता है. Aesthetic value. The beauty of natural landscape inspire art, literature and photography. जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है लोग उसको कलेक्ट करके एज ए फोटोग्राफी के करते हैं. ठीक है, तो ये सब भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम. स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. मैनी कल्चर अटैच स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस टू सर्टन लैंडस्केप, ट्रीज एंड एनिमल्स. सो बेसिकली इकोसिस्टम, अब जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ पेड़ों की कहीं पे पूजा होती है, तो हम ये सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं एज अ स्पिरिचुअल और रिलीजियस के अंदर. Supporting services. These are the fundamental services that make it possible for ecosystem to function and provide other services. Next, nutrient cycling. Ecosystem cycle nutrients like nitrogen and phosphorus, which are essential for plant growth. Soil formation. Decomposition break down organic matter, contributing to soil fertility. Primary production. Photosynthesis by plant and algae is the primary production process that derives the flow of energy through ecosystem. So next topic is ecosystem preservation and conservation. Importance of conservation. Ecosystem face numerous threats from human activities including deforestation, pollution, overfishing and climate change. These activities can lead to habitat loss, species extinction and the disruption of ecosystem services. Conservation is essential to protect biodiversity, maintain ecosystem functions, and ensure that natural resources are available for फ्यूचर जनरेशन्स. यहाँ पे बेसिकली कंजर्वेशन की एक महत्वता बताई गई है. लोग मतलब जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब हम अपना पेड़ काट काट के हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ये सब एक बैड इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के लिए. हम पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, हम ओवर फिशिंग करते हैं, जिससे क्लाइमेट पे बहुत असर डालता है. पॉल्यूशन जैसा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट में बहुत इम्पैक्ट आता है. तो ये सब एक्टिविटीज़ के कारण हम अपनी स्पीशीज़ को लॉस करते रहते हैं. अब आपने सुना ही होगा, अब आजकल ऐसी बर्ड्स हैं जो अब बिल्कुल भी विजिबल ही नहीं होती, वो सब गुप्त हो चुकी हैं. तो ये सब हमारी खुद की कमी के कारण, हमारी एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है. Conservation strategies. Protected areas. Establishing natural parks, wildlife reserves, and marine protected areas help to preserve critical habitat and species. Sustainable resource management. Using natural resources in ways that meet current needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Habitat restoration. Rehabilitating degraded ecosystems such as reforestation project or restoring wetlands to regain lost biodiversity and ecosystem services. Legislation and policies. Implementing and enforcing laws that protect endangered species, regulate pollution and promote sustainable land use practices. यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई गई है. सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट बनाया गया है. उसमें हमें अपना नेचुरल रिसोर्स का इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि जो करंट ह्यूमंस तो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उस नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करे. तो ये ऐसी ऐसी करके स्ट्रेटजीज बनाई गई है. अब एक बार समरी पढ़ लेते हैं. दिस लेसन emphasizes द डाइवर्सिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, एंड द essential service they provide to humanity and the environment. The lesson also highlights the urgent need for conservation effort to preserve these ecosystems. Understanding the different ecosystem and their services is crucial for promoting conservation and ensuring the sustainability of natural resources. Ecosystem preservation is not just about protecting nature but also about maintaining the life support system that all species including humans depend on. बेसिकली यहाँ पे जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए उनको इन शॉर्ट बता देगा कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. तो वही सब ओवरऑल इन्होंने छोटी सी समरी बना दी. सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4.
सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 5, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी गॉड गिफ्टेड, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट टॉपिक्स इज व्हाट इज लैंड। बेसिकली लैंड होती क्या है। इमेजिन द अर्थ एज अ बिग सॉलिड बॉल। द लैंड इज द पार्ट ऑफ दैट बॉल वेयर वी लिव, ग्रो फूड, build houses and have forests. It is everything that is not water or air. बेसिकली यहाँ पे क्या की गई है, हमें इन्होंने बोला है कि इमेजिन करो कि जो पृथ्वी है एक बॉल की तरह है, मतलब एक वो गेंद है, और उस लैंड के हम पार्ट हैं, मतलब हम उस बॉल के हम पार्ट हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, हम ग्रास मतलब फूड ग्रो करते हैं, जहाँ पे हम हाउसेस बनाते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट होता है। इट इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ है लेकिन बिना पानी और हवा के। वाई इज़ लैंड इम्पॉर्टेंट। लैंड क्यों ज़रूरी है। लैंड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इट प्रोवाइड्स द स्पेस वेयर प्लांट ग्रोज विच वी नीड फॉर फूड एंड वेयर एनिमल्स लिव which we need for food and other products like wool and leather. Besides providing food, land gives us material like wood and minerals, and it's also where we build our homes, schools, and cities. लैंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए, जो हमें एक प्रोवाइड करती है एक स्पेस यानी एक हमें ये जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। किसके लिए, खाने के लिए। जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, मतलब एनिमल्स की जगह है लैंड रहने के लिए, जहाँ पे हमें नीड होती है फूड की और अदर प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड। दिस इज़ द लैंड वेयर फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक wheat, राइस एंड वेजिटेबल. इट इज़ ऑल्सो where they raise animals like cows, sheep and chickens. एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो करता है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एग्रीकल्चर लैंड वी वुड नॉट हैव फूड टू ईट। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर फूड सप्लाई। सो यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है, जो एग्रीकल्चर लैंड है ये हमारे फूड सप्लाई की एक बैकबोन है, मतलब ये हमारे एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है बॉडी में। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिना एग्रीकल्चर लैंड के हम खाना नहीं खा सकते। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड इज़ कवर्ड विद ट्रीज. These areas are incredibly important because tree provides oxygen which we need to breathe. Forests are also home to many animals and plants, some of which we use for medicines. Forest जो लैंड है वो कवर करता है बेसिकली ट्रीज़ को, जो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ब्रीथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट में लोगों के मतलब एनिमल्स के घर होते हैं, प्लांट्स के घर होते हैं, और ये हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए, फॉरेस्ट लैंड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हेल्प करती है क्लीन एयर, रेगुलेट करती है क्लाइमेट एंड अ सोर्स ऑफ टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स। ग्रेजिंग लैंड। Grazing land is where animals like cow and sheep eat grass. This land is usually not good for growing crops, but it's perfect for feeding animals. मतलब यहाँ पे बेसिकली उन एनिमल्स की बात की है जैसे काउज हो गए, शेप हो गए, ठीक है, जहाँ पे लोग घास वगैरह की जो लैंड होती है, यहाँ पे हम फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। ये परफेक्ट है फीडिंग एनिमल्स के लिए। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Grazing land support livestock farming which is crucial for producing meat, milk and wool. यहाँ बेसिकली काऊ वगैरह शिप की बात की गई है जो वहाँ पे घास वगैरह खाते हैं, तो ये उनकी उनकी बहुत सपोर्ट करती हैं, जो कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, वूल हो गया, इन सब के लिए ज़रूरी है। अर्बन लैंड इज़ वेयर सिटीज़ एंड टाउन्स आर बिल्ड. दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग रोड्स, पार्क्स एंड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर पीपल टू लिव एंड वर्क. अर्बन लैंड मतलब जहाँ हम शहर में रहते हैं वो जगह बोली गई है। यहाँ जहाँ पे सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे टाउन्स होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, रोड्स आती है, पार्क्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। Urban land is essential for human settlements, providing space for home, business, schools, and hospitals. Next है wasteland. Wasteland refers to the land that isn't being used productively. This could be due to poor soil, too much salt, or it could be that the land has been damaged by things like pollution or deforestation. यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सी बात बोली गई है कि जिसमें पुअर मिट्टी जहाँ पाई जाती है उनको हम वेस्ट लैंड बोल देते हैं, जिस बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है,
Wasteland can sometimes be restored and made useful again through process like afforestation and soil treatment. हम वेस्ट लैंड को हम रीस्टोर कर लेते हैं, फिर हम उसको हम प्रोसेस कर करके, जैसे एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट उगाना, बहुत सारे सॉइल ट्रीटमेंट कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज़ एंड इट्स इम्पोर्टेंस. Land use is how we use different areas of land for different purpose like farming, building cities or conserving nature. नॉर्मल से ऊपर बात की गई है कि जो लैंड का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस में यूज़ आते हैं, मतलब अलग एरिया में अलग लैंड का यूज़ होगा. कहीं पे तो उसी लैंड का फार्मिंग पे यूज़ हो रहा है, कहीं पे टाउन्स वगैरह में बिल्डिंग्स का यूज़ हो रहा है, कहीं पे कंजर्विंग नेचर का यूज़ हो रहा है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंड का अलग अलग यूज़ है. नेक्स्ट है वाई इट मैटर्स. हाउ वी यूज़ लैंड अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, converting forest into farmland can produce more food but can also lead to loss of wildlife and climate change. मतलब अगर लोग अगर फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं फार्मलैंड पे, तो इससे क्या होगा, हमारी वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज पे बहुत असर डालेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज में बहुत हेल्प करते हैं. चैलेंजेस इन लैंड यूज़. एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज, more land is needed for housing, food production, and infrastructure. This increases the pressure on our land resources, can lead to problems like deforestation, soil erosion, and loss of biodiversity. मतलब क्या क्या challenges है land के. अगर हम देखें तो हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह लोगों का रहन सहन की जगह चाहिए. मतलब अगर रहन सहन की जगह चाहिए तो हमें उसी लैंड पे हमें घर बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, हम अपनी लैंड को मतलब खो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. मतलब उसी जगह पे जहाँ पेड़ थे उनको काट काट के घर, सिटीज़, टाउन्स, मॉल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. तो ये बहुत बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी पे. नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन इज व्हेन लैंड बिकम्स लेस यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड लेस हेल्थी फॉर नेचर. दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस और पोल्यूशन. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जहाँ लैंड बिल्कुल यूज़फुल नहीं आ रही ह्यूमंस के लिए, और ना ही वो हेल्थी नेचर है. क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि लोगों ने उस पर डिफॉरेस्टेशन, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर ली और पॉल्यूशन हो गया. तो वो लैंड मतलब समझ लो लैंड है तो सही हम, बट उसका यूज़ नहीं कर सकते. डिग्रेडेटेड लैंड प्रोड्यूसेस लेस फूड, सपोर्टर फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक फ्लडिंग और डस्ट स्टॉर्म्स. क्या क्या कॉजेज़ है लैंड डिग्रेडेशन के, मतलब क्या क्या कारण है, किस वजह से होती है. डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ट्रीज फॉर वुड और टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग कैन लीड टू सॉइल इरोजन वेयर द सॉइल इज वॉर्न अवे बाय विंड और वाटर. नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग. व्हेन टू मैनी एनिमल ग्रेज ऑन द सेम लैंड दे ईट ऑल द प्लांट्स लीविंग द सॉइल एक्सपोज टू इरोजन. Poor agriculture practice. If farmers do not rotate their crops or use too much chemical fertilizers, the soil can become less fertile over time. Urbanization and industrial activities. Building cities and factories can damage the land, making it unsuitable for farming or wildlife. बेसिकली रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा. Effects of land degradation. Loss of fertility. The land becomes less able to support crops, leading to food shortage. Biodiversity loss. As land degrades, plants and animals that depend on it many may disappear. Increased natural disaster. Degraded land is more vulnerable to floods, landslides and desertification. यहाँ बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन की होने वाली समस्या का बताया गया कि क्या क्या हो सकता है, जैसे डिज़ास्टर वगैरह आ सकते हैं. अब इन्होंने सॉल्यूशन बताया कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. दिस इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स एंड प्लांटिंग ट्रीज टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड. डिफॉरेस्टेशन. प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिग्रेडेड लैंड कैन हेल्प रिस्टोर इट्स हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. कंट्रोल ग्रेजिंग. मैनेजिंग हाउ मैनी एनिमल्स ग्रेज ऑन द लैंड टू प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एज अ लैंड रिसोर्स. मतलब मिट्टी को हम एक लैंड रिसोर्स बोल रहे हैं. व्हाट इज़ सॉइल. सॉइल क्या होती है. सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस वेयर प्लांट ग्रो. सॉइल एक टॉप लेयर होती है अर्थ सरफेस की जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. ये किससे मेड अप ऑफ होती है. ऑर्गेनिक मैटर लाइक डीकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर.
सॉइल क्यों ज़रूरी है? बेसिक सॉइल किस लिए ज़रूरी? ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। इट होल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड, स्टोर्स वाटर एंड प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। प्रॉब्लम फेसिंग सॉइल, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सॉइल को? सॉइल इरोजन, व्हेन विंड और वाटर रिमूव्स द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इट टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। जब हवा और पानी हट जाते हैं टॉप लेयर्स के, तो वो टेक अवे करते हैं न्यूट्रिएंट को, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते। Soil salinization. In some places, irrigating land with poor quality water can cause salt to build up in the soil, making it difficult for plants to grow. मतलब जब इरिगेशन होती है तो वहाँ पे पुअर क्वालिटी का वाटर होता है, मतलब जैसे सॉल्ट वाटर, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे टेक्निक्स बताई गई है। Contour plowing. This involves plowing along the contour of the land to reduce water run off and prevent erosion. बेसिकली यहाँ पे टेक्निक्स बताई गई है, तो आप इसको सेल्फ रीड करोगे तो आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन लैंड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर. While farming is essential for producing food, intensive agriculture can lead to problems like soil erosion, water depletion, and loss of biodiversity. Mining. Mining involves extracting minerals from the earth. This can disturb the land, leading to erosion, habitat destruction, and pollution of water and soil. Urbanization. Building cities and infrastructure can consume large amount of land, often at the expense of forest, wetlands, and agriculture areas. This leads to loss of habitat and increased pollution. Conservation strategies. Sustainable farming practices using methods that protect the soil and water, such as organic farming or permaculture, rehabilitation of mined land, restoring land that has been damaged by mining activities, often through reforestation or soil treatment, urban planning, designing cities in a way that minimize environmental impact, such as creating green spaces and reducing sprawl. यहाँ बेसिकली ह्यूमन का इम्पैक्ट बताया गया है कि ह्यूमन जो लैंड रिसोर्स को वो किस किस तरह यूज़ करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, माइनिंग के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई मॉल्स वगैरह, तो यहाँ पे उनकी बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग लैंड इन अ वे दैट मीट्स आवर करेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे जो हमारा लैंड रिसोर्स है, बेसिकली एक टाइप का नेचुरल रिसोर्स है, तो लोग इस तरह यूज़ करें प्रेजेंट में कि ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, मतलब वो भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सके। वाई इट मैटर्स. इंश्योरिंग दैट लैंड रिमेन्स हेल्थी एंड प्रोडक्टिव इज क्रूशल फॉर फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड द वेल बींग फॉर फ्यूचर जनरेशन. Principles of sustainable management. Balancing needs. We need to balance economic growth like building cities or expanding farms with environmental protection like conserving forest and wildlife. Involving communities. Local communities should have a say in how land is used since they are directly affected by these decisions. Long term thinking. Land use decisions should consider the long term impact on the environment and future generation. यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की बात की गई है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एंड नेशनल एफर्ट्स इन लैंड कंजर्वेशन। मतलब क्या लोगों ने ग्लोबली और नेशनल एफर्ट्स लगाए हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए। सो फर्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एन इंटरनेशनल ट्रीटी फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन स्पेशली इन ड्राइज एरिया। बेसिकली यहाँ पे उन पे किस चीज़ पे फोकस किया, लैंड डिग्रेडेशन पे और डेजर्टिफिकेशन, यहाँ यानी कि जो ड्राई एरियाज़ होते हैं जैसे डेजर्ट वगैरह। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, a global agreement aimed at conserving biodiversity and promoting the sustainable use of natural resources. यहाँ पे बेसिकली एग्रीमेंट बनाया गया है जहाँ पे फोकस किया गया है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें और प्रमोट किया गया है सस्टेनेबल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए गए नेशनल। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन. Many countries have programmed to plant trees in deforested or degraded area to restore ecosystem.
बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, मतलब कि उन्हें उस एरिया में प्लांट्स को लगाना है जो बिल्कुल डिग्रेड हो चुके हैं, मतलब उसको दोबारा रीस्टोर करना है इकोसिस्टम को। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट implement programs to protect and restore soil health such as by promoting sustainable farming practices or providing incentives for land restoration। मतलब यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के लिए बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मतलब क्या इम्पैक्ट है माइनिंग करने के लिए, डैम वगैरह बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। माइनिंग ऑफन रिक्वायर्स क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मतलब माइनिंग करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जिससे वो डाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। The removal of vegetation and topsoil during mining exposes the land to erosion, causing the loss of fertile soil. Water pollution. Mining activities can contaminate water sources with chemicals like mercury, cyanide, and heavy metals, which can harm aquatic life and make वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब इन एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रोड्यूस हो रहा है जो हार्म करते हैं हमारे एक्वेटिक लाइफ को, और जो वाटर है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ह्यूमंस के लिए, जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। डस्ट एंड इमिशन फॉर माइनिंग इक्विपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन विच कैन कॉज रेस्पिरेटरीज इशूज़ इन नियर बाई कम्युनिटीज़ एंड वर्कर्स। मतलब जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है पॉल्यूशन होगा, और ये पॉल्यूशन उन लोगों के इम्पैक्ट कर रहा है जो वहाँ की कम्युनिटीज़ में रहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इम्पैक्ट, ह्यूमन हेल्थ रिस्क। माइनिंग कैन एक्सपोज वर्कर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ टू हार्मफुल केमिकल्स एंड डस्ट लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज रेस्पिरेटरी डिजीज, स्किन कंडीशंस एंड इवन लॉन्ग टर्म इलनेस लाइक कैंसर। मतलब यहाँ पे वही ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात की गई है। Noise and vibration. Mining operations often involve loud machinery which can cause hearing loss and disrupt the lives of people living nearby. Social and economic consequence. Displacement of communities. Large mining projects can lead to the displacement of local communities, disrupting their way of life and cultural ties to their land. यहाँ पे वही कॉन्सिक्वेंस सोशल और इकोनॉमिक के बारे में बात की गई है। Region dependent on mining can suffer economically when resources are depleted or when global market price falls. Impact of dam building. मतलब अब डैम बिल्डिंग बनाने के लिए हम पे क्या क्या मतलब क्या क्या इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट आएंगे उसकी बात की गई है। डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम. Dam can significantly alter the natural flow of rivers, affecting aquatic ecosystem and reducing the habitats available for fish and other wildlife. मतलब बेसिकली डैम्स किसके लिए होते हैं, वाटर वगैरह के लिए होते हैं, जिससे वो रिड्यूस कर रहे हैं हैबिटेट जो अवेलेबल होते हैं जैसे फ़िश वगैरह, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हम लॉस करते जा रहे हैं। द क्रिएशन ऑफ reservoirs can flood large areas, destroying forest, wetlands and other ecosystem, leading to loss of plant and animal species। जहाँ पे डैम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बिल्कुल फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। चेंजेस इन वाटर फ्लो ड्यू टू डैमिंग कैन कॉज सॉइल इरोजन डाउनस्ट्रीम, अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ रिवर बैंक्स। So next topic is social and economic consequences. Displacement of people. Building large dams often requires relocating communities living in the area to be flooded, leading to loss of homes, livelihoods and cultural heritage. Impact on agriculture. While dam can provide water for irrigation, they can also disrupt traditional farming practices and reduce the availability of fertile land downstream. बेसिकली यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंस बताए गए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है डैम बिल्डिंग का एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वामेंटल चेंजेस। फर्स्ट है सेडिमेंटेशंस. डैम्स ट्रैप सेडिमेंट दैट वुड नेचुरली फ्लो डाउन स्ट्रीम which can reduce the lifespan of the dam and affect the fertility of flood plains downstream. Climate change contribution.
Large reservoirs created by dams can release greenhouse gases like methane, contributing to chemical change. बेसिकली बहुत सारी ऐसी केमिकल गैसेस रिलीज़ होती हैं जब हम बड़े बड़े डैम्स को क्रिएट करते हैं, तो हमारे क्लाइमेट चेंज पे भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है. नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन. ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सीक्वेंशियल सीजन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट बिल्डअप. अगर हम सेम एरिया पे डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं सीजन वाइज, तो ये मेंटेन रख के लगती है एक सॉइल फर्टिलिटी. नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री. इंटीग्रेटिंग ट्रीज एंड श्रब्स इनटू एग्रीकल्चर लैंड टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, रिड्यूस इरोजन एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी. मतलब ट्रीज़ और ये जो श्रब्स वगैरह होते हैं ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल की हेल्थ को, जो सॉइल इरोजन होता है उसको कम करते हैं, और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ होती है. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग. अवॉइडिंग सिंथेटिक केमिकल्स इन फार्मिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी. नेक्स्ट है रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन. रीफॉरेस्टेशन. Planting trees in deforested areas to restore ecosystem, improve air quality and combat climate change. Reforestation का मतलब होता है जहाँ पे deforested area, मतलब जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, हमें उस चीज़ को दोबारा रिक्रिएट करना इकोसिस्टम, मतलब वहाँ पे दोबारा प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह लगाना जिससे वो दोबारा रीस्टोर होके इकोसिस्टम बन जाए. इससे क्या होगा, एयर इम्प्रूव होगी, क्लाइमेट चेंज में भी बहुत इम्पैक्ट दिखेगा. नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन. इस्टेब्लिशिंग फॉरेस्ट इन एरिया दैट वर नॉट प्रीवियसली फॉरेस्टेड टू इंक्रीज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रीस्टोर बायोडाइवर्सिटी. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ बहुत सारे लगाना. नेक्स्ट है कंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन. अर्बन प्लानिंग. डिज़ाइनिंग सिटीज़ टू मिनिमाइज देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन स्पेसिस, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूसिंग अर्बन स्प्रॉल. Zoning regulation. Implementing rules to protect agricultural and forest land from being converted into urban areas. वही यहाँ पे बात की गई है कि हमें अपने अर्बनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करके रखना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पे हाउस वगैरह का बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं. तो ये बेसिकली अर्बन प्लानिंग की बात की गई है. नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स. Contour plowing and terracing. Implementing farming techniques that reduce soil erosion on sloped land. No-till farming. Avoiding the disturbance of soil through plowing to preserve soil structure and prevent erosion. बेसिकली यहाँ पे ये एक फार्मिंग की टेक्निक्स है कि हमें किस तरह फार्मिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट. Efficient irrigation. Using methods like drip irrigation to reduce water waste and prevent soil salinization. Watershed management. Protecting and restoring watershed to ensure its sustainable water supply and reduce flood risk. बेसिकली यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो हमें कैसे वाटर को वेस्ट करके इरिगेशन करनी चाहिए, और वाटर शेड मैनेजमेंट बनानी चाहिए कि हमें अपने वाटर शेड, मतलब जहाँ पे हम पानी को रीस्टोर कर सकते हैं, किसके लिए, जब हम कुछ क्या कहते हैं, जब हम एग्रीकल्चर के टाइम, तो हमें वाटर शेड मैनेजमेंट बनाना पड़ता है. नेक्स्ट है लैंड रिहेबिलिटेशन. माइन रिक्लेमेशन. रीस्टोरिंग लैंड आफ्टर माइनिंग एक्टिविटीज़ बाय रीशेपिंग द लैंड, रीप्लेसिंग टॉप सोइल एंड प्लांटिंग वेजिटेशन. वेटलैंड रिस्टोरेशन. Rehabilitating degraded wetlands to improve water quality, provide wildlife habitat and reduce flood risk. एक बार इसकी समरी रीड आउट कर लेते हैं. लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज़ अ क्रिटिकल रिसोर्स दैट सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज एंड मोर. वहीं बताया गया कि लैंड का किस किस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो बताया एक एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, अर्बन एरियाज़ और बहुत सारी चीज़ें. अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लैंड्स. इंक्लूड्स एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, अर्बन लैंड एंड वेस्ट लैंड. लैंड डिग्रेडेशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अर्बनाइजेशन कैन डिग्रेड लैंड, मेक इट लेस प्रोडक्टिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम. Next, mining and dam building. These activities have significant and environmental social impact including deforestation, water pollution, loss of biodiversity and displacement of communities. Sustainable land management.
involves practices like crop rotation, reforestation, control, urbanization, soil conservation, and land rehabilitation to ensure that land resource remain productive and healthy for future generation. तो यहाँ बेसिकली यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी समरी है. तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 5. तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज. एक बार हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र मार लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें. अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ. एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट्स रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ वाटर बैलेंस. एनालाइज द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूसेज. आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर डिमांड यूटिलाइजेशन एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम्स. Discuss sustainable water management practices that ensure the long-term availability of water. So, start करते हैं introduction से. Water is a critical natural resources that support life, ecosystem, agriculture, and industrial activities. Despite its abundance, the uneven distribution of water and increasing demand have led to significant challenges in managing the vital resource. Understanding water global and regional distribution, as well as the factors influencing its availability, is crucial for sustainable development. यहाँ बेसिकली बात की गई है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका क्या क्या लाइफ में हमारा सपोर्ट है. जैसे कि इकोसिस्टम में, एग्रीकल्चर, बिना पानी के एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं बिना पानी के भी इम्पॉसिबल है. तो यहाँ बेसिकली पानी की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है. नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. The hydrological cycle is the continuous movement of water on, above, and below the surface of the earth. This cycle is driven by solar energy and is crucial for maintaining the balance of earth water resources. यहाँ basically हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक मूवमेंट है जहाँ पानी ऊपर अर्थ के नीचे, अबव. तो यहाँ पे सबकी बात की गई है कैसे उसकी मूवमेंट होती है पानी की. नेक्स्ट है इवेपोरेशन. वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड सॉइल इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द सन हीट. इवेपोरेट मतलब पानी भाप में बदल जाना. जैसे जो पानी होता है ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में, तो वो इवेपोरेट हो जाता है किसके कारण? सन की हीट के कारण. ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर फ्रॉम देयर लीव्स. ये सब आपको पता ही है. कंडेंसेशन, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. Precipitation, water falls back to the earth's surface such as rain, snow, sleet or hail. Infiltration and percolation, some of the water that falls on land seeps into the soil, replenishing groundwater. Runoff, water flow over the land surface, eventually research rivers, lakes and oceans where the cycle begins again. अब हम एक बार देख लेते हैं. हम इवेपोरेशन को बेसिकली सिंपल मीनिंग्स में कह देते हैं कि जब लिक्विड टर्न हो जाती है गैस में तो हम इसको इवेपोरेट कह सकते हैं. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट रिलीज़ करती है वाटर, किससे? अपनी लीव्स से. तो हम इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे कह देते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब वाटर वेपर बिकम हो जाती है लिक्विड, मतलब जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्रोज़न वाटर जो फॉर्म हो रखा है एटमॉस्फेयर में और वो फॉल बैक होता है अर्थ पे, तो इसी प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. वाटर ऑन अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड unevenly with most of it stored in ocean and ice caps, leaving only a small fraction available for human use. Ocean contain 97% of earth water which is saline and not directly usable for most human needs. मतलब बेसिकली हमारे अर्थ कंटेन पे 97% वाटर है, बल्कि ये वाटर हमारे यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि इसमें से सिर्फ 3% वाटर हम फ्रेश वाटर कहते हैं जिसको हम अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. बाकी जो 97% है वो एक सेलाइन है जिसको हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते. ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स स्टोर अबाउट 68.7% of fresh water. Groundwater accounts for 30.1% and is key source for drinking water and irrigation. Surface water includes rivers, lakes and ponds.
making up 1.2% of fresh water essential for ecosystem and human consumption. बेसिकली यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, तो आप एक बार इसको सेल्फ रीड आउट भी कर लेना. नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इंडिया इज endowed with significant water resources, but their distribution and management present challenges. First है major river system. India has several major rivers including the Gangas, Brahmaputra and Indus, which are crucial for agriculture, drinking water and industry. बेसिकली यहाँ पे रिवर्स की बात की गई है, जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, तो ये हम एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी और इंडस्ट्री के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. मॉनसून डिपेंडेंसी. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैवीली रिलाइज ऑन मॉनसून रेन्स फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर रिसोर्सेज लीडिंग टू सीजनल वेरिएबिलिटी इन वाटर अवेलेबिलिटी. मॉनसून पे हम मतलब डिपेंड किस लिए होते हैं? बेसिकली मॉनसून पे डिपेंड हम एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकते हैं और बहुत सारे पर्पस हैं जहाँ हम मॉनसून पे डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, प्राइमरली फॉर इरीगेशन. However, over extraction has led to declining water tables in many region. मतलब ग्राउंड वाटर ज़मीन का अंदर से पानी निकाल के यूज़ करना, तो इंडिया एक पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है. किस पर्पज़ के लिए? इरिगेशन पर्पज़ के लिए. नेक्स्ट है सरफेस वाटर. इंक्लूड्स लेक्स, रिवर्स एंड रिसोर्वियर्स विच आर vital for water supply and hydroelectric power. However, many of these water bodies face pollution and encroachment issues. नेक्स्ट है वाटर डिमांड and utilization. Water demand in India is driven by several factors. First है agriculture. The largest consumer of water in India primarily through irrigation. Traditional methods like flood irrigation are inefficient, leading to significant water wastage. मतलब हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ पे होता है पानी का? एग्रीकल्चर में, इरिगेशन के टाइम. डोमेस्टिक यूज़ इंक्लूड्स ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग. अर्बन एरियाज फेस challenges in meeting the growing demand due to population growth and infrastructure limitation. मतलब यहाँ बताया गया कि डोमेस्टिक वगैरह मतलब जो घरेलू जैसे घर के काम हो गए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, तो इसके लिए भी पानी का बहुत यूज़ होता है. इंडस्ट्रियल यूज़. इंडस्ट्रियल रिक्वायर्स वाटर फॉर कूलिंग, क्लीनिंग एंड एज अ रॉ मटेरियल इन वेरियस प्रोसेस. इंडस्ट्रियल वाटर यूसेज also contribute to pollution if waste is not properly treated. Next है ecological demand. Natural ecosystem require adequate water flow to sustain wildlife and vegetation, especially in riverine and wetland habitats. बेसिकली यहाँ बताया कि इकोलॉजिकल में इसकी क्या नीड है. नेक्स्ट है इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम. स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी हो जाना. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और डिमांड बढ़ती जा रही है तो पानी की कमी भी होती जा रही है. नेक्स्ट है पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड अनट्रीटेड सीवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर यूज़. पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण जो भी है सारे ये जो हम इंडस्ट्रियल वगैरह के आस जो नदी वगैरह होती है तो वहाँ का सारा वेस्टेज रिवर्स में जा रहा है, तो वो जो रिवर का पानी है बिल्कुल हमारे लिए अनसेफ है, हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, वो इतना गंदा पानी हो चुका होता है. ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. एक्सेसिव विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन यूज हैज़ लेड टू डिक्लाइन वाटर टेबल्स एंड द ड्राइंग अप ऑफ वेल्स इन सेवरल्स एरिया. मतलब हम अपने ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत कम होता जा रहा है, और जो बड़े बड़े जो कुएँ हैं वो सूखते जा रहे हैं बहुत ऐसे एरियाज़ में. नेक्स्ट है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स. डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट सच एज द Kaveri River dispute between Karnataka and Tamil Nadu highlight the challenges of managing shared water resources. तो यहाँ पे उसकी बात की गई है, जब इंटर स्टेट, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को पानी देता है तो हम इसको इंटर स्टेट कहते हैं. नेक्स्ट है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन कन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो बारिश का पानी है उससे हार्वेस्टिंग करो. तो उसको क्या करते हैं, ये एक मैनेजमेंट है, लोग कैप्चर करके और स्टोर करके रख लेते हैं रेन वाटर, ताकि हम इसको आगे एग्रीकल्चर के टाइम यूज़ कर सकें.
Efficient irrigation techniques. Adopting methods like drip and sprinkler irrigation to minimize water wastage and improve crop yield. यहाँ पे irrigation की बात की गई है, बहुत सारी टेक्निक्स निकाली गई हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज़. ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री to reduce the strain on fresh water resources. Watershed management. Protecting and managing the land area around rivers and lakes to maintain water quality and prevent soil erosion. Next, public awareness and participation. Educating communities on the importance of water conservation and involving them in local water management efforts. तो यहाँ बेसिकली टेक्निक्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की बात की गई है. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन. एनर्जी इज़ एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स, फ्रॉम पावरिंग आवर होम्स एंड व्हीकल्स टू रनिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी. द डिमांड फॉर एनर्जी हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेसिकली यहाँ पे हमारी मतलब जो एनर्जी है उसकी हमारी डेली यूजेस में बात की गई है. जैसे एनर्जी होम्स के अंदर पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है. ठीक है. जो इंडस्ट्रीज़ में व्हीकल्स वगैरह उसमें एनर्जी का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है एनर्जी का. तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी के यूजेस बताए गए हैं और हमारी उसकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है. नेक्स्ट है ग्रोइंग एनर्जी नीड्स. First, global demand. The world's energy needs have been increasing significantly over the years, primarily driven by industrialization, urbanization, and the rising global population. जो वर्ल्ड मतलब पूरे संसार की एनर्जी एक नीड बन चुकी है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है. इम्पैक्ट. एज एनर्जी डिमांड ग्रोज सो डज द प्रेशर ऑन अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज. दिस ऑफन लीड्स टू इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हाई एनर्जी कॉस्ट. मतलब यहाँ पे जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी उतना एनर्जी के रिसोर्सेज पे प्रेशर भी बहुत बढ़ता जाएगा. Challenge. The challenge lies in meeting these growing needs while minimizing the environmental impact and ensuring the sustainability of energy resources for future generation. तो यहाँ पे बेसिकली वही बात की गई है कि हमें अब एनर्जी का मिनिमाइज यूज़ करना चाहिए ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Energy can be derived from various sources, each with its own advantage and disadvantage. एनर्जी जो डिराइव्ड होती है वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से होती है. हर किसी के अपने एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. सो फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स. Coal, oil, and natural gas are the primary fossil fuels used for energy production. They are abundant and have historically been the main source of energy, but they are non-renewable and contribute significantly to environmental pollution. मतलब जो हम प्राइमरी कह सकते हैं एनर्जी की क्या है तो हम बोलते हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. ठीक है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस फैलाती हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी. दिस इज़ प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियर फिशन वेयर एटॉमिक न्यूक्ली आर स्प्लिट टू रिलीज एनर्जी. इट इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी विद लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बट इट कम्स विद रिस्क सच एज रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड द पोटेंशियल फॉर न्यूक्लियर एक्सीडेंट. जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, न्यूक्लियर फिशन से. नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज इंक्लूड सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी. दे आर सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बट सम फेस चैलेंजेस लाइक इंटरमिटेंसी एंड हाई इनिशियल कॉस्ट. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं. इसलिए ये इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये एक तो इन्वामेंटल फ्रेंडली होती है, मतलब ये कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाती. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इनकी बहुत हायर कॉस्ट होती है. अगर आपने देखा होगा लोगों के घर पे सोलर पावर लगे होते हैं तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है. सो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फर्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं. फर्स्ट है सोलर एनर्जी. Harnessed from the sun using solar panels. It is clean and abundant but depends on weather condition and daylight hours.
बेसिकली सोलर एनर्जी किस पे डिपेंड होगी, ऑब्वियस ही बात है सन पे। बट ये किस पे डिपेंड होती है, ये वेदर कंडीशन पे डिपेंड होती है और ये डे लाइट आवर्स पे भी डिपेंड होती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। जनरेटेड यूजिंग विंड टर्बाइंस, इट इज़ एफिशिएंट इन विंडी एरियाज बट कैन बी इनकन्सिस्टेंट। हमने ज़्यादातर विंड टर्बाइंस वहीं देखे हैं जो एक बहुत बड़े खुले खुले मैदान होते हैं, मतलब जहाँ पे विंड का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर। प्रोड्यूस्ड बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, इट इज़ रिलेबल बट कैन सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। हाइड्रो पावर का किस लिए यूज़ होता है, हम वाटर के बहाव से हम एनर्जी बनाते हैं। Biomass. Organic matters like wood and crop residues can be burned or converted into biofuels. It is renewable but can contribute to air pollution if not managed properly. वही यहाँ पे उनकी बात की गई है, बायोमास को हम दोबारा रीन्यूएबल कर सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। यूटिलाइजेस हीट from the earth interior, it is reliable but geographically limited to areas with volcanic activities. नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, मतलब जिसको बनने में बहुत मिलियंस टू मिलियंस ईयर्स चले जाते हैं तब जाके इन एनर्जी का निर्माण होता है। फर्स्ट है कोल, अ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट। कोल एक मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। नेक्स्ट है ऑयल, वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री बट ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड यूज कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। सिंपल, ऑयल किसके लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, बट इसका ये भी मेन कारण है कि क्या करती हैं, पॉल्यूशन फैलाती हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल बट स्टिल अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंटेंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एनर्जी डेंसिटी, fossil fuels have high energy content, meaning they can produce a large amount of energy from a small amount of fuel। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कम एनर्जी से, मतलब हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कम अमाउंट के फ्यूल से। फर्स्ट, कोल कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ कार्बन विद एंथ्रासाइड हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट फॉलो बाय बिट्यूमिनियस एंड लिग्नाइट। यहाँ बात की गई है कोल की कि किससे हम एनर्जी बना सकते हैं। ऑयल, क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक गैस ओलाइन एंड डीजल विच हैव हाई एनर्जी डेंसिटीज। नेचुरल गैस composed mainly of methane, it has a high energy content per unit volume and is often used for heating and electricity generation। ठीक है। नेक्स्ट है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसके काम आती है LPG? LPG गैस आती है कुकिंग के, ठीक है, और जो हमारे घर में गैस सिलेंडर्स वगैरह आते हैं तो ये LPG के होते हैं। मतलब LPG एक गैस है, उन सिलेंडर्स के अंदर फिल की जाती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फूड फॉर कुकिंग एंड हैज़ इट्स मेन कंटेंट एज odorless butane to which other gas like propane and ethyl mercaptan are added to give a foul smell in order to identify leakage। It is produced by converting petroleum into liquid from under pressure। इंडियन एंड भारत पेट्रोलियम आर द चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज ऑफ LPG। तो पेट्रोलियम को किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, किसके अंदर, अंडर प्रेशर। CNG, compressed natural gas। CNG इज़ यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर पेट्रोल। मतलब होते हैं ना कि सब्सटीट्यूट्स होते हैं, तो CNG का सब्सटीट्यूट क्या है, पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स। Delhi Transportation Corporation has totally switched over to CNG where buses as well as auto rickshaw run on CNG। मतलब बिल्कुल जो DTC है वो प्रॉपर स्विच हो चुकी है CNG गैस पे, और ये किस किस के लिए काम आती है, बसेस में, ऑटो रिक्शा में। इट हैज़ रिड्यूस लेवल ऑफ पॉल्यूशन, और इसका बेस्ट एडवांटेज है कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाती इन द सिटी। CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल दैन डीजल यूज्ड करेंटली इन मैनी सिटीज़ एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर फिजन से, वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग अ ट्रेंडिमस अमाउंट ऑफ एनर्जी।
अब इसके एडवांटेज देखते हैं। हाई एनर्जी आउटपुट है, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है। और डिसएडवांटेज क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। Summary. This lesson covered the different types of energy resources, focusing on the distinction between renewable and non-renewable sources. It highlighted the growing global energy demand and the importance of transition to sustainable energy solution. We also explored the energy content of fossil fuels and the role of nuclear energy in the global energy mix. Understanding these concepts is essential for making informed decision about energy यूज़ एंड एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी। वही जो ऊपर पढ़ के आया हो तो उसकी समरी लिख दी गई। सो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, लेसन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8, पॉल्यूशन, एयर, नॉइस एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। So first है introduction. Pollution is the introduction of contaminants into natural environment causing adverse changes. It can take the form of chemical substances or energy such as noise, heat or light. This lesson focus on three major types of pollution: air pollution, noise pollution and nuclear pollution. मतलब बेसिकली बहुत सिंपल सा चैप्टर, अगर हम इसको सेल्फ रीड आउट भी कर लेते हैं तो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉल्यूशन, 3 टाइप के पॉल्यूशन की बात की गई है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। सोर्सेज क्या है पॉल्यूशन के, फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज। दीज इंक्लूड्स इवेंट एंड प्रोसेस दैट अकर नेचुरली सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड डस्ट स्टॉर्म्स विच रिलीज पॉल्यूटेंट इनटू द इन्वायरमेंट। मतलब नेचुरली जो पॉल्यूशन फैलते हैं, नेचुरली पॉल्यूशन किससे फैलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, जब डस्ट स्टॉर्म होता है, तो ये एक पॉल्यूशन का पार्ट है, बट ये ह्यूमन नहीं कर रहे, ये नेचुरली हो रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड, मतलब जो हम पॉल्यूशन करते हैं, हम कैसे करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशन करते हैं, व्हीकलर एग्जॉस्ट करते हैं, तो ये हम करते हैं ह्यूमन मेड। दीज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकलर एग्जॉस्ट, डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल लीडिंग टू इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन। Pollution can be classified based on various criteria. First, by origin. Primary pollutant directly emitted from sources. Example, carbon monoxide from vehicles. प्राइमरी मतलब व्हीकल के अंदर से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, एग्जांपल ओजोन फॉर्म्ड फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन। बाय इन्वायरमेंट अफेक्टेड, एयर पॉल्यूशन, कंटेमिनेंट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली बात है, एयर पॉल्यूशन मतलब जो हवा में पॉल्यूशन होते हैं, जिनके कंटेमिनेंट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। वाटर पॉल्यूशन मतलब जो वाटर बॉडीज़ के अंदर कंटेमिनेंट्स रिलीज होते हैं। सॉइल पॉल्यूशन जो लैंड एंड सॉइल दोनों के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। Effective pollution management involves a combination of approaches. First, regulatory measures. Implementation of laws and regulations such as the Clean Air Act to limit emission and pollutant. मतलब बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट बनाई गई जिससे हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम कर सकें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। यूज़ ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोलर डिवाइसेस लाइक स्क्रूबर्स, फिल्टर्स एंड कैटालिटिक कन्वर्टर्स टू रिड्यूस emission. Public awareness and education. Promoting awareness among the public about pollution and encouraging practices that reduce pollution such as recycling, using public transportation and conserving energy. Sustainable practice. Adopting practices that reduce environmental impact such as renewable energy sources, green building and eco-friendly product. Basically यहाँ पे इन्वामेंटल पोल्यूशन को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों से हम अवेयर कर सकते हैं, तो वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट। बेसिकली एयर पॉल्यूशन जब होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन के, जो एनिमल्स होते हैं उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट टाइप्स। Particulate matter, tiny solid or liquid particles suspended in the air such as dust, soot and smoke. These particles can be inhaled and cause respiratory issues. मतलब सिंपल सी बात है, जो एयर के अंदर डस्ट होगा, स्मोक होगा, तो हम जब इनहेल करते हैं तो वो हमारी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बना सकते हैं। मतलब किसी को
सांस फूलने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाते हैं। तो ये सब कारण है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है गैसियस पॉल्यूटेंट्स, इंक्लूड गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड volatile organic compounds which contribute smoke, acid rain and respiratory problems. नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन टाइप्स। Indoor air pollution, pollution within building often caused by tobacco smoke, household chemicals, cooking and heating appliances. Next है outdoor air pollution, pollution in the open market primarily from industrial activities, vehicle and agriculture practices. Next topic है air pollution sources. फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज, मतलब जो नेचुरली होता है, अभी समझाया था फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन एंड ये हम तो नहीं करते, ये सब क्या होता है नेचुरली होता है। ह्यूमन मेड जो हमारे द्वारा की जाती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूट करते वैसे इंडस्ट्रियल एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड इमिटेड मेनली फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल कॉन्ट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एसिड रेन। जब हम कोल और ऑयल को जलाते हैं तो उसमें से गैस रिलीज़ होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, और ये क्रिएट करती है एसिड रेन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू स्मोक फॉर्मेशन एंड एसिड रेन। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती है वो किससे रिलीज़ होती है, व्हीकल से, और जो इंडस्ट्रियल में प्रोसेस होता है उससे। तो इससे क्या होता है, इससे एसिड रेन होती है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, a colorless odorless gas from incomplete combustion interfaces with oxygen transport in the bloodstream. Particulate matter includes PM10 and PM2.5 can penetrate deep into the lungs and cause serious health problems. नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइसेस लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन इंडस्ट्रीज एंड स्क्रूबर्स इन पावर प्लांट्स टू रिड्यूस इमिशन। यहाँ बेसिकली कंट्रोलर्स की बात की गई कि क्या क्या डिवाइसेस हैं, तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। रेगुलेटरी मेजर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी टू सेट इमिशन स्टैंडर्ड एंड मॉनिटर एयर क्वालिटी सच एज द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है बिहेवियर चेंजेस, encouraging the use of public transportation, carpooling and the adoption of clean energy sources like solar and wind power to reduce reliance on fossil fuels. So next topic है noise pollution. Noise pollution refers to unwanted or harmful sounds that disrupt normal activities or cause harm to human health environment. नॉर्मल पोल्यूशन मतलब जो कुछ हार्मफुल साउंड्स होती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। अब क्या क्या सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड हैवी मशीनरी जनरेट सिग्निफिकेंट नॉइज ऑफन एक्सीडिंग सेफ लेवल्स। मतलब आपने देखा होगा फैक्ट्रीज से, ठीक है, जब हमारे घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उनकी जो नॉइज़ होती है हमें एकदम चुभती है, बल्कि वो हमें एकदम ना हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज, व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप कंट्रीब्यूट हैवीली टू नॉइज़ पोल्यूशन स्पेशली इन अर्बन एरियाज़। तो आपको पता है जब कोई व्हीकल्स या एयरप्लेन्स होती है, जो ट्रेन्स होती है, शिप्स होती है, इनकी वॉइस कितनी कितनी मतलब कितनी ज़्यादा हमारे लिए होती है कि हम इसको सुन सकते हैं, मतलब हमसे नहीं सुनी जाती, हमारे लिए ये बिल्कुल बेकार कहते हैं नॉइज़ होती है ये। नेक्स्ट है अर्बन सोर्सेज, एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक लाउड स्पीकर, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज एंड सोशल इवेंट्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन। अगर हमने देखा होगा हमारे घर के पास कोई लोग लाउड स्पीकर्स लगा देते हैं तो हमें बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार होती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, हेल्थ इफ़ेक्ट, मतलब कुछ लोग हियरिंग लॉस कर देते हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते ढंग से बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। स्ट्रेस और एंजाइटी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं क्योंकि हमें एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मिलता है, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं नॉइज़ से, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है इन्वामेंटल इफ़ेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जैसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एनिमल भी डिस्टर्ब होंगे, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, साउंड प्रूफिंग, यूज़ ऑफ मटेरियल दैट एब्जॉर्ब और ब्लॉक साउंड टू रिड्यूस नॉइज़ लेवल इन बिल्डिंग एंड व्हीकल्स,
क्विटर मशीनरी, डिज़ाइनिंग एंड यूजिंग मशीनरी दैट ऑपरेट एट लोअर नॉइज लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स वगैरह बनाए गए कि जिससे हम नॉइज़ बिल्कुल कम कर सकें। लेजिस्लेटिव मेजर्स, नॉइज़ रेगुलेशंस, इन्फोर्सिंग नॉइज़ लिमिट्स इन रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, zoning laws, creating buffer zone between noisy industrial and residential area to minimize exposure। नेक्स्ट है बिहेवियर चेंजेस, पब्लिक अवेयर, मतलब हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हमें नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हम उनको पर्सनल जाके इक्विपमेंट दे रहे हैं, जैसे ईयर प्लग्स हो गए, नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स हो गए, तो ये हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पॉल्यूशन refers to the release of radioactive substance into the environment as result of nuclear activities which can cause severe and long lasting harm to living organism and the environment। बताया था आपको कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन किससे रिलीज़ होता है, न्यूक्लियर एमिशन से। तो ये रिलीज़ होता है, इसमें क्या रिलीज़ होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। What is nuclear hazard? Nuclear hazard are danger associated with the release of radioactive material, often due to accident in nuclear power plants, improper disposal of nuclear waste, or the use of nuclear weapons. These hazards can lead to the radiation exposure, which poses serious health risk। अब क्या क्या कारण है न्यूक्लियर पॉल्यूशन के, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, लीक हो जाती हैं, इम्प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते, तो इससे न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रिलीज़ हो जाता है इन्वायरमेंट में। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, हम बिल्कुल अच्छे से फेल हो जाते हैं इसको स्टोर करने के लिए, और ये रिज़ल्ट क्या हो जाता है, ये सॉइल वाटर एयर में कंटेमिनेशन हो जाता है, इससे पॉल्यूशन हो जाता है। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर, मतलब हमारे क्या इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर। एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, मतलब हमें इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है हमारी हेल्थ पे, जैसे वॉमिटिंग, हेयर लॉस, सेवर बर्न्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, प्रोलॉन्ज्ड एक्सपोजर टू रेडिएशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, इससे कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सा, पर्टिकुलर लियोकीमिया एंड थायराइड कैंसर। इट कैन ऑल्सो कॉज जेनेटिक म्यूटेशंस लीडिंग टू द बर्थ डिफेक्ट इन फ्यूचर जनरेशन। मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, मतलब अगर सॉइल और वाटर में है तो हम एग्रीकल्चर ढंग से नहीं कर पाएंगे, जो एग्रीकल्चर करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अनसेफ होंगे। इकोलॉजिकल डैमेज, मतलब ये रेडिएशन किसको हार्म करेंगे, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मतलब क्या होता है, सिक्स हो जाता है, बर्न हो जाती है, डेथ हो जाती है इसके कारण। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, क्रॉनिक एक्सपोजर कैन लेड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। ग्लोबल में क्या इम्पैक्ट होता है इसका, अफेक्टिंग कंट्रीज एंड रीजन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द कंटेमिनेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक बार इसकी समरी। इसमें क्या क्या पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन दी गई है, सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन कंटेमिनेटिंग एयर, वाटर और सॉइल एंड हार्मिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलेट मैटर, tiny particles of solid or liquid matter suspended in the air which can cause respiratory problems when inhaled. Sulfur dioxide, a toxic gas produced by burning fossil fuels which can cause respiratory issues. And the acid rain. Nuclear fallout, radioactive particles that fall to the ground following a nuclear explosion leading to widespread contamination. Radiation, the emission of energy as electromagnetic waves or particles which can be harmful to living organism in high doses। तो वही बेसिकली अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसकी यहाँ पे छोटी सी समरी दी गई है। सो यहाँ हमारा फिनिश होता है लेसन नंबर 8। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 9, पॉल्यूशन, वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। पॉल्यूशन इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू अफेक्टिंग इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। पॉल्यूशन एक जगह इफेक्ट नहीं करता बल्कि पूरे इन्वायरमेंट में, जिसमें ह्यूमन हेल्थ भी आ जाता है, इकोसिस्टम भी आ जाती है और बायोडाइवर्सिटी भी आ जाता है। इस लेसन में बेसिकली 3 टाइप्स के पॉल्यूशन पे फोकस किया गया है, वाटर, थर्मल एंड सॉइल पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर।
बेसिकली वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ होता है? रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, ग्राउंड वाटर में। अब टाइप्स दे रखे वाटर पोल्यूशन की। फर्स्ट है सरफेस वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ विजिबल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज ऑफन फ्रॉम leaching of pollutant through soil. Marine pollution, pollution specifically affecting ocean environments often from oil spills, प्लास्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। अब क्या क्या सोर्सेज है वाटर पोल्यूशन के? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इंक्लूड्स हाउस होल्ड वेस्ट सच एज सीवेज, डिटर्जेंट्स एंड फूड वेस्ट। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे घर का वेस्ट वाटर होता है, तो ये भी तो हेल्प करता है ना वाटर पोल्यूशन के लिए, तो ये भी एक सोर्स है वाटर को पोल्यूट करने के लिए। इंडस्ट्रियल मेन कारण, जिससे हैवी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे वो सब इंडस्ट्रीज़ में जाके मैश हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रन ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड एनिमल वेस्ट वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम फार्म। हम देखते हैं जो गाँव के किनारे छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं अपने जो एनिमल होते हैं उनको वहाँ जाके नहलाते हैं, तो इससे भी तो पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स, release of petroleum into marine environment severely affecting marine life and ecosystem. Thermal discharge, release of heated water from industrial activity that disrupt the aquatic environment. जो थर्मल डिस्चार्ज, जो हीटेड वाटर रिलीज होता है कहाँ से? इंडस्ट्रीज वाली जगह से। तो ये क्या, ये जो एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं इन सब चीज़ों को बहुत डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, हेल्थ हजार्ड्स, कॉज डिजीजेज लाइक क्लोरा, डाइजेंट्री एंड अदर वाटर बॉर्न इलनेस। मतलब इससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, पूरी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, जो डेथ है वो फिश की और अदर स्पीशीज़ की भी हो सकती है। Eutrophication, excess nutrients in water bodies cause algal blooms which deplete oxygen levels and harm aquatic organism. Basically water pollution सबसे ज़्यादा harm करता है aquatic organism को। Bioaccumulation, toxin accumulate in the food chain affecting both wildlife and humans. Next है मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब क्या क्या वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स उठाए गए हैं। फर्स्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, measures the amount of organic pollutants in water. Biochemical oxygen demand indicates the amount of oxygen required by microorganisms to decompose organic matter in water. pH level measures the acidity or alkalinity of water. Turbidity measures the clarity of water with higher turbidity indicating higher levels of pollution. यहाँ बेसिकली मेजरमेंट की बात की गई है वाटर पोल्यूशन को। अब है प्रिवेंशन, हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर इट इज़ रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड टू रिड्यूस रन ऑफ केमिकल इनटू वाटर बॉडीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जिसमें ज़्यादा केमिकल जो होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते। ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, इम्प्लीमेंटिंग इमीडिएट क्लीनअप प्रोसीजर्स एंड यूजिंग कंटेमिनेंट बूम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑयल। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस लोगों को एजुकेट करना है कि हमें अपने वाटर को कैसे बचाना है, कैसे कम करना है वाटर पोल्यूशन, तो ये सब पब्लिक अवेयरनेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन रेफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी बाय एनी प्रोसेस दैट चेंजेस एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज है थर्मल पॉल्यूशन के? पावर प्लांट, रिलीज ऑफ कूलिंग वाटर यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज। मतलब क्या बोला इसमें कि ना वाटर के टेम्परेचर को चेंज कर देना, ठीक है, कुछ ऐसे सोर्सेज से। अब है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, फैक्ट्रीज डिस्चार्जिंग हीट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब जो फैक्ट्री से डिस्चार्ज हो रहा है हीट वाटर, वो सब पानी के अंदर जाके मिल रहा है, तो ये भी तो एक टाइप का पॉल्यूशन ही है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ ट्रीज रिड्यूसिंग शेडिंग इंक्रीजिंग वाटर टेम्परेचर इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। मतलब डिफॉरेस्टेशन करके क्या होता है? पेड़ कट जाते हैं, इससे वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि बिल्कुल शेड हट जाती है, शेड से क्या होता है बिल्कुल सनलाइट एकदम पानी पे होती है, उससे वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक थर्मल पॉल्यूशन का कारण है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, मतलब इनकी जो एक्वेटिक लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑक्सीजन डिप्लीशन, वार्मर वाटर होल्ड्स लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन लीडिंग टू सफोकेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ऑब्वियसली बात है, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा उनको सफोकेशन होगी, जिससे वो ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है थर्मल शॉक,
Sudden changes in temperature can kill fish and other organisms, particularly those adapted to as a specific temperature range. मतलब अगर चेंज होगा टेम्परेचर में तो फिश और जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएंगे. Disruption of reproductive cycles. Elevated temperature can affect the breeding cycle of aquatic organism. अब हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. कूलिंग टावर्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक बना सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और हीट एक्सचेंजर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल बाय हार्मफुल केमिकल एंड वेस्ट मटेरियल. मतलब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है कि सॉइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो जाना, कंटेमिनेट हो जाना, जो कि हार्मफुल केमिकल्स हो और वेस्ट मटेरियल. अब क्या क्या सोर्सेज है सॉइल पॉल्यूशन के. फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स. मतलब ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ करना, मतलब सीड्स में किसका, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का, तो ये भी सॉइल पॉल्यूशन का एक कारण है. इंडस्ट्रियल वेस्ट. डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज डायरेक्टली इनटू द सॉइल. जब इंडस्ट्रीज से हजार्डियस वेस्ट निकलता है और केमिकल निकलता है तो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली किस में जाकर डिजॉल्व होता है, सॉइल के अंदर. माइनिंग एक्टिविटीज़, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैट लीव टॉक्सिक रेसिड्यूज इनटू द सॉइल. अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट डिस्टर्ब दैट नेचुरल सॉइल बैलेंस. अर्बनाइजेशन मतलब जो अर्बन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, वो कहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा किसको डिस्टर्ब करती है, नेचुरल सॉइल को. इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. केमिकल destroy essential nutrients making the soil less productive. Harm to human health. Toxic substance in soil can enter the food chain through crops leading to health issue. मतलब क्या कि सॉइल पोल्यूशन किस किस पे इम्पैक्ट डालते हैं. एक तो सॉइल फर्टिलिटी कम कर देते हैं, हमारी ह्यूमन हेल्थ पे बहुत हार्म पड़ता है, क्योंकि जब सॉइल एंटर होगी फूड चेन में और फूड चेन थ्रू क्रॉप्स तक जाएंगे, जिससे क्या लीड होगा, जिससे क्या क्रिएट होगी, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होगी. इकोसिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है. वाटर कंटेमिनेंट, मतलब अगर नीचे है तो ग्राउंड वाटर के वहाँ पे सॉइल होती है तो सॉइल से सीधा कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, जो ग्राउंड वाटर होता है उस पर भी सॉइल पॉल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. क्या क्या हम मेजर्स कर सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग एंड रेमिडिएशन कर सकते हैं. सो अब एक बार समरी देख लेते हैं. Eutrophication, the process by which a water body become enriched with nutrients, leading to excessive growth of algae and depletion of oxygen. Bioaccumulation, the accumulation of substance such as pesticides in an organism. COD, chemical oxygen demand, a measure of the total quantity of oxygen required to oxidize organic matter in water. BOD, biochemical oxygen demand, a measure of the amount of oxygen required by aerobic organism to break down organic material in water. Thermal shock, a sudden change in temperature that can cause stress or death in aquatic organism. सो यहाँ हमारा फिनिश होता है लेसन नंबर 9. सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़. सो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन. Solid waste management is a crucial aspect of environmental science that deals with the control, storage, collection, transportation, and disposal of solid waste. Effective management is essential for public health, environmental protection, and resource conservation. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है. ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट है इन्वामेंटल साइंस का, जो किससे डील करता है, कंट्रोल से, स्टोरेज से, कलेक्शन से, ट्रांसपोर्टेशन से और डिस्पोजल करता है सॉलिड वेस्ट को. ठीक है. अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा तो किसके लिए एसेंशियल होगा, पब्लिक हेल्थ के लिए होगा, इन्वामेंटल प्रोटेक्शन होगा, रिसोर्स कंजर्व होंगे. अब टाइप्स ऑफ वेस्टेज. फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जिसको डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट कैन डिकम्पोज नेचुरली सच एज फूड वेस्ट, पेपर एंड गार्डन वेस्ट. आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत जल्दी वो डिकम्पोज हो जाता है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, या तो कुछ होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए. हजार्डियस वेस्ट, waste that poses a threat to human health or the environment, like chemical, batteries and medical waste. Next है e-waste. Discarded electronic devices such as computer, telephones and phones which contain harmful substances. अब
वेस्ट मैनेजमेंट 5R प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5R प्रिंसिपल्स होते हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। रिड्यूस मतलब मिनिमाइजिंग वेस्ट प्रोडक्शन बाय यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। रीयूज़, एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग दैम मल्टीपल टाइम, मतलब दोबारा से दोबारा रीयूज़ करना। रिसाइकल, प्रोसेस यूज मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट टू प्रिवेंट वेस्ट, जो वेस्ट है उससे कोई नया मटेरियल को दोबारा न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म कर देना। रिकवर, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल मटेरियल और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। रिफ्यूज़, अवॉइडिंग प्रोडक्ट दैट जनरेट वेस्ट, हमें उन प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है incineration, compositing and landfill, the process of burning waste material to reduce their volume and generate energy. It can however produce harmful emission. Composting, a natural process of recycling organic waste into valuable fertilizers, it's an environmental friendly method of waste management. Landfill, the disposal of waste by burying it, often in large designated areas. Landfill can lead to soil and water pollution if not managed properly. सो ये है केस स्टडीज़ द लंडन स्मोक 1952। तो बेसिकली मैं आपको समरी पढ़ा देती हूँ तो उससे समझ आ जाएगा। द लंडन स्मोक ऑफ 1952, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट स्मोक, वॉज अ सेवरल एयर पोल्यूशन इवेंट दैट अफेक्ट London in December 1952. It was caused by a combination of industrial pollution and weather condition that trapped pollutants close to the ground. The smoke led to the thousands of deaths due to respiratory problems and prompted significant changes in environmental policies in the UK, including the Clean Air Act of 1956. बेसिकली आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे स्मोक मतलब यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, एयर पॉल्यूशन की बात की गई है। तो नॉर्मल सी केस स्टडीज़ है और पेपर में डायरेक्ट ही पूछी जाती है। नेक्स्ट केस स्टडी है द लॉस एंजल्स स्मोक एपिसोड। लॉस एंजल्स एक्सपीरियंस सेवरल स्मोक एपिसोड पर्टिकुलर इन द मिड 20th century due to the city's booming automobile industrial activities. The smoke was primarily caused by the emission from vehicles and factories, combined with the city's unique geography that trapped pollutants. These episodes led to the development of air quality regulations and technology innovation such as catalytic converters in vehicles to reduce emission. बेसिकली यहाँ पे भी एयर पोल्यूशन की बात की गई है। स्मोक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है द भोपाल गैस डिजास्टर एपिसोड। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। द भोपाल गैस डिजास्टर occurred in December 1984 in Bhopal, India, when a gas leak from the Union Carbide pesticide plant exposed over 500,000 of people to toxic methyl isocyanate gas. It is considered one of the world's worst industrial disaster, resulting in thousands of immediate death and long-term health consequences for the survivors. The disaster highlighted the need for stringent industrial safety standards and effective disaster management system. मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा गैस लीक हो गई थी भोपाल में 1984 में। मतलब इससे बहुत लोगों पे, बहुत ज़्यादा लोगों की इस गैस से डेथ हो गई थी, बहुत हेल्थ इश्यूज़ आए थे, अभी भी इसके कारण हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी ताजमहल इशू। ठीक है, द ताजमहल UNESCO World Heritage Site has been affected by air pollution primarily from industries and vehicles in the surrounding areas. Pollutants such as sulfur dioxide have caused the marble of the monument to yellow, a phenomenon known as marble cancer. Efforts to preserve the Taj Mahal have included stricter emission controls and the creation of buffer zone around the monument to limit pollution. आप लोगों ने देखा ही होगा ताजमहल का कलर धीरे धीरे पेल येलो हो रहा है। पहले वो वाइट था, अब वो धीरे धीरे पेल येलो में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है केस स्टडी द गंगा पॉल्यूशन। द गंगीज रिवर, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्केयर रिवर, faces several pollution from industrial waste, sewage and religious offering. The pollution has caused significant harm to aquatic life and poses serious health risk to millions of people who rely on the river for drinking water and agriculture. Various initiatives such as the Ganga Action Plan have been launched to clean and protect the river, but challenges remain due to scale of pollution and socio-economic
फैक्टर्स। यहाँ बेसिकली वाटर पोल्यूशन की बात की गई है कि लोग कैसे कैसे पानी के गंगा नदी में गंद मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो फेंकते हैं, सीवेज होता है, तो ये भी हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करते हैं और इसी लोगों से लोग एग्रीकल्चर करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ होता है, तो ये सब बहुत बैड इम्पैक्ट डालती है हमारी हेल्थ पे। नेक्स्ट केस स्टडी है यमुना पॉल्यूशन। द यमुना रिवर पर्टिकुलर इन इट्स स्ट्रेच थ्रू दिल्ली इज हैवीली polluted due to untreated sewage, industrial discharge, and religious practices. The pollution has resulted in high levels of toxin in the water, making it unsuitable for human use and damaging the river ecosystem. Despite effort to clean the Yamuna, including government projects and public awareness campaign, the river remains one of the most polluted in India. यहाँ बेसिकली वही सेम वाटर पॉल्यूशन की बात की गई है। केस स्टडी Chernobyl disaster. The Chernobyl disaster in April 1986 was a catastrophic nuclear accident in the Soviet Union. At the Chernobyl nuclear power plant, the explosion and subsequent fire released large quantity of radioactive particles into the atmosphere, spreading across Europe. The disaster resulted in immediate fatalities and long-term health issues such as cancer for thousands of people. It led to widespread environmental contamination and significant changes in global nuclear safety product. यहाँ basically nuclear pollution की बात की गई है। नेक्स्ट केस स्टडी है फुकुशिमा डिज़ास्टर। यहाँ बेसिकली छोटी छोटी समरी में डिस्क्राइब किया गया, आपको पढ़ते ही बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। द फुकुशिमा डिज़ास्टर अकर्ड इन मार्च 2011 इन जापान फॉलोइंग अ मैसिव अर्थक्वेक एंड सुनामी दैट ट्रिगर्ड अ मेल्टडाउन एट द फुकुशिमा Daiichi nuclear power plant. The release of radioactive material forced the evacuation of thousands of people and caused long-term environmental and health consequences. The disaster raised global concern about the safety of nuclear energy, leading to changes in energy policies in several countries. Next case study है इंदौर global model for waste management. Indore, a city in India, has become a global model for waste management through its innovative and comprehensive approach. The city has implemented a robust waste segregation system, efficient collection process, and extensive recycling initiatives. Indore's success in managing solid waste has led to improved public health, environmental sustainability, and recognition as one of the cleanest cities in India. मतलब यहाँ पे basically मैनेजमेंट ग्लोबल मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट समरी लास्ट, दिस लेसन कवर्स द essential aspects of solid waste management, including types of waste, waste management principle, and specific waste treatment methods like incineration, compositing, and landfill. Additionally, it examines several case studies of environmental disaster, highlighting the severe consequence of poor waste management and pollution, as well as the importance of effective environmental policies and practices. वही जो हम ऊपर सारा पढ़ के आए हैं, तो इन्होंने बेसिकली समरी में इसके टॉपिक लिख दिए गए हैं। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 10। Thank you guys for watching this video, and do like, share this video, and subscribe our YouTube channel Delhi Scholar for such further amazing content.